नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का यह हमारा चौथा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लोकसभा व राज्यसभा को। मेनली आज हम इस वीडियो में सिर्फ राज्यसभा को ही कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का यह हमारा जो टॉपिक राज्यसभा का है, इससे जुड़े हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ ये आप याद रखिएगा कि हमारी जो संसद है किससे किससे मिलकर बनी हुई है। हमारी संसद के भाग कौन कौन से, हमारी संसद के अंग कितने हैं। तो हमारी संसद के 3 अंग हैं, आपको याद रखना है। हमारे संविधान के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारी संसद के 3 भाग हैं, 3 अंग हैं। और पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, यह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है। तो पहला फैक्ट आपको जरूर याद रखना, डायरेक्टली इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद 1954 में राज्य परिषद और जनता के सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। यानी कि 1954 में राज्य परिषद की जगह पर राज्यसभा शब्द और जनता के सदन के जगह पर लोकसभा शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा 1954 से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद जो राज्यसभा होती है, इसको हम अपर हाउस यानी कि उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो आपकी लोकसभा होती है, इसको हम लोअर हाउस यानी कि निचला सदन के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि राज्यसभा को क्या हम कहते हैं या लोकसभा को हम क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस यानी कि निचला सदन, और राज्यसभा को हम बोलते हैं उच्च सदन यानी कि अपर हाउस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। एक चीज़ आपको याद रखना है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और न ही वह संसद में बैठते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं, ये संसद के अभिन्न अंग होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति जी का जो पद है, काफ़ी पावरफुल पद माना जाता है। ये एकदम जैसे कोई भी कानून बनाना हो, कोई कानून कब तक पास नहीं हो पाता है जब तक कि प्रेसिडेंट का उस पर हस्ताक्षर न हो। तो इसी कारण से जो राष्ट्रपति हैं, इनको संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि इनके साइन के बिना कोई भी जो बिल है वह एक्ट नहीं बन पाता है। मान लीजिए कोई बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन जब तक उस पर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक वह जो बिल होगा वह एक्ट यानी कि कानून नहीं बन पाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना। इसी कारण से राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोकसभा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो राज्यसभा के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, लोकसभा को हम कल कवर करेंगे। तो राज्यसभा को आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे हम राज्यसभा के बारे में, तो अनुच्छेद 80 आप याद रखिएगा, आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 है, यह राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। ये वर्ष आपको याद रखना है। राज्यसभा का जो गठन है 1952 में किया गया था। तो इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वह 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। इसके बाद जो 12 सदस्य आपके बच गए हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यानी कि आपकी जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में मैक्सिमम आपके 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आपके 238 सदस्य होते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं 238 सदस्य, और आपके जो 12 सदस्य होते हैं, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
मनोनीत किया जाता है विभिन्न एरियाज से, विभिन्न क्षेत्रों से। तो ये फैक्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। वहीं वर्तमान कंडीशन की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम हम यहाँ पे बात की है हमने, यहाँ पे मैक्सिमम सदस्यों की हमने बात की कि मैक्सिमम जो है आपके 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के। वहीं वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि यूटीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न अगला फैक्ट आपके सामने क्या दिया गया है, और राज्यसभा की संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। यानी कि हमारा जो शेड्यूल 4 है, हमारा जो 4वीं अनुसूची है, 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं 12 जो सदस्य आपके होते हैं राज्यसभा के, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो बस एक बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में, पीटी के एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो जितनी चीज़ें मैं आपको बताते चलता हूँ कम से कम उनको तो आप नोट डाउन करते रहिएगा। इसके बाद राज्यसभा की अगर हम अवधि की बात करें, इसकी अवधि कितनी होती है, तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो राज्यसभा हमारी होती है यह एक निरंतर चलने वाली संस्था है। इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, यह एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी कि यह एक अस्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। इसके बाद ये फैक्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किंतु इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य जो हैं राज्यसभा के सेवानिवृत्त होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के। यह सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोचयन होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट मैंने आपको बताया है और बहुत बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं यह कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अगला फैक्ट आपके सामने क्या दिया गया है, और राज्यसभा की अवधि क्या, ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा है कि राज्यसभा सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। फैक्ट आप याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्यों की जो पदावधि है वह 6 साल की होनी चाहिए। इसके बाद राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, तो राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। एक तो सभापति हो गए, चेयरमैन हो गए, और दूसरे आपके उपसभापति हो गए, यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन होंगे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। सभापति कौन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको याद रखना है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि वर्तमान में एकदम लेटेस्ट में उपराष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हालांकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, राज्यसभा के पदेन सभापति हमारे होते हैं उपराष्ट्रपति, परंतु ये जो हैं
राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसके बाद राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के तौर पर निर्वाचित करती है, इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद कार्य और शक्तियों के बारे में आइए बात कर लेते हैं। राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो पहला है गैर वित्तीय जो विधेयक होते हैं, इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जो है समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, आपको याद रखना है। और लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि किस विधेयक के संदर्भ में, तो गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं धन विधेयक की बात हो, मनी बिल की बात हो, तो सारी पावर जो है उठा के लोकसभा के पास दे दी गई है। लोकसभा को जो है धन विधेयक के मामले में सारी पावर लोकसभा को दी गई है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, धन विधेयक के मामले में उसे 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी जो राय है लोकसभा को भेजनी होती है। परंतु यह जो राय होती है राज्यसभा की, वह लोकसभा पर अबाध्यकारी होती है, यानी कि लोकसभा इसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती, यानी कि यह राय जो देगा मनी बिल के संदर्भ में राज्यसभा लोकसभा को, लोकसभा या तो उसको मान भी सकती है या उसको नहीं मान सकती, यानी कि यह जो राय होती है लोकसभा के ऊपर अबाध्यकारी होती है, यानी कि पूरी तरह से जो पावर है मनी बिल के संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में, यह किसको दे दी गई है, यह लोकसभा को दे दी गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर है और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की जो शक्तियां हैं लोकसभा के बराबर है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के वेतन व भत्ते जो होते हैं संसद निर्धारित करती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं ये अपने किस पद का वेतन ग्रहण करते हैं, तो आप याद रखिएगा जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति होने का वेतन लेते हैं, न कि उपराष्ट्रपति का। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होने का वेतन और भत्ता ग्रहण करते हैं। तो आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, न कि उपराष्ट्रपति के पद का। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद राज्यसभा की कार्य और शक्तियों में कुछ और बाकी है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे और राज्यसभा को 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। तो 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार कौन कौन से हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, जो सिर्फ राज्यसभा के पास हैं। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को अधिकार है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसके बाद राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होगा। ऐसा किए जाने पर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो ये पहली पावर है। दूसरी पावर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राज्यसभा को ऐसी शक्ति दी गई है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य के समर्थन से कोई अखिल भारतीय सेवा एवं सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 2 इम्पॉर्टेंट ये जो हैं शक्तियां हैं जो राज्यसभा के पास हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। एक अनुच्छेद आपका 249 वाला और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है कोई भी अखिल भारतीय सेवाएं या सेवाएं स्थापित करने का जो अधिकार है ये किसके पास है, तो राज्यसभा के पास है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद पद किस प्रकार से रिक्त हो सकता है राज्यसभा का, इसको भी आइए देख लेते हैं। तो बहुत कारणों से पद रिक्त हो सकता है। पहला कारण आपका है दोहरी सदस्यता। अगर कोई भी सदस्य संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो उस कंडीशन में एक अधिनियम लागू होता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उस कंडीशन में ये प्रावधान लागू होंगे। यदि कोई व्यक्ति
संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी जो सीट है वह समाप्त हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रावधान क्या है, अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे पहले वाले सदन में तो उसका जो पहला वाला सदन है उस पहले वाले सदन में उसका जो पद है वह रिक्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर किसी सदन का जो सदस्य है दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका जो पद है वह रिक्त हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें उसकी जो हैं रिक्त हो जाएंगी। तो ये सारे प्रावधान आपको याद रखने, ये सभी दोहरी सदस्यता से रिलेटेड प्रावधान हैं जो सम्मिलित किए गए हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। इसके बाद पद त्याग करके भी जो राज्यसभा के सदस्य हैं ये अपना पद छोड़ सकते हैं। तो पद त्याग वाली कंडीशन को आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद अनुपस्थिति वाली कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, आप याद रखिएगा, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो आपका 60 दिनों की अवधि वाला प्रावधान है ना, ये आपका लोकसभा पर भी लागू होता है, राज्यसभा पर भी लागू होता है, विधानसभा पर भी लागू होता है और विधान परिषद पर भी लागू होता है। यानी कि इन चारों सदनों के सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं तो सदन जो है उनका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि वर्तमान में राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस स्टेट में हैं, राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस स्टेट में हैं और सबसे कम सीटें, सबसे लोअर सीट वाला और राज्यसभा का स्टेट कौन सा है। इन दोनों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला वीडियो हमारा लोकसभा पर होगा। अगले वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी साथ में डिस्कस कर लेंगे, जिसके साथ ही आपका यह जो टॉपिक है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हमने राज्यसभा को ख़त्म कर लिया है। राज्यसभा की सीटों को हम कल वाले वीडियो में एमसीक्यूज के फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, जिससे सीटें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।